साल 2034 तक इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट प्लेस बन जाएगा। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो ई कॉमर्स है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। अभी 2024 चल रहा है, 2034 तक ऐसा होने वाला है। मतलब अगले जो 10 साल होंगे वो ई कॉमर्स के लिए बहुत अच्छे होंगे। एक बड़ा बूम अभी ई कॉमर्स का आना बाकी है, जो कि आगे 4-5 सालों में आना स्टार्ट हो जाएगा और 2034 तक हम सेकेंड नंबर पे आ जाएंगे पूरे वर्ल्ड के ई कॉमर्स मार्केट को अगर कंपेयर किया जाए तो। अब यहाँ पे क्या है, जो ई कॉमर्स सेलर्स हैं जो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, अगर उनको प्रॉफिट अर्न करना है, उनको ऑनलाइन पैसे अर्न करने हैं, तो उनको सिर्फ 5 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो ई कॉमर्स से बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं और वो जो 80% ई कॉमर्स सेलर्स फेल हो जाते हैं उस लिस्ट में जाने से बच सकते हैं। तो वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जिनको आपको फॉलो करना है। अदरवाइज ई कॉमर्स बहुत कॉम्पिटिटिव है, बट पैसा भी बहुत है, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा और आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, तो आपको ग्रो होने से कोई रोक नहीं पाएगा। बात करते हैं सबसे पहले की पॉइंट की। अब अगर आप इंडिया में ई कॉमर्स करने आ रहे हैं या कर रहे हैं तो आपको पहला फोकस जो है या पूरा फोकस अपने ब्रांड पे लगाना है। मींस आपको प्रॉपर ट्रेडमार्क लेकर के, ट्रेडमार्क अप्लाई करके, इंडिया में 6 से 8 महीने लग जाते हैं ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड होने में। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो आपको पहले दिन से ही ट्रेडमार्क अप्लाई कर देना है। एक प्रॉपर ब्रांड नेम सोच के आना है जो आपके ऑब्जेक्टिव से मैच करे तो बेटर रहेगा। और ट्रेडमार्क अप्लाई करने के बाद आप एज अ ब्रांड इंडिया में स्टार्ट करें और पहले दिन से एज अ ब्रांड स्टार्ट करें। भले ही आपका ब्रांड अभी रजिस्टर्ड नहीं है, आपको टीएम सिंबल मिलाओ, बट आप ब्रांड से ही चलें, क्योंकि अगर आप जेनरिक में चले गए तो वहां पे 5 रुपए 10 रुपए के लिए मारामारी है। आप कभी भी वहां से प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में नहीं अर्न कर पाएंगे। तो आपको शुरुआत से ही अपना एक ब्रांड लेके आना है और उस ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने पे फोकस करना है, क्योंकि अगर एक बार आप अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने में सक्सेस पा गए तो हमेशा आप ई कॉमर्स में ग्रो करते रहेंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। क्योंकि मेन तो ब्रांड होता है ना। भले ही आप कोई सा प्रोडक्ट बेच रहे हो, मान लीजिए ये आईफोन है। अब आईफोन का इतनी वैल्यू मार्केट में इस आईफोन की क्यों है? क्योंकि आईफोन ने अपना नाम बनाया है, उसने ऐसी क्वालिटी दी है कि जो लोगों को पसंद आ रही है। चलिए एप्पल बहुत बड़ा ब्रांड हो गया, लेकिन आप शुरुआत से स्टार्ट करेंगे तो आप एक छोटा ब्रांड बना के चल सकते हैं। ये एप्पल पहले दिन से ही बहुत बड़ा ब्रांड नहीं बन गया था, इसने भी स्ट्रगल किया है मार्केट को, उसके बाद इन्होंने कैप्चर किया है। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर एक ब्रांड लेके आइए और पहले दिन से आप फोकस करिए कि सब कुछ जो होगा वो हमारे ब्रांड का होगा, जिससे लोग हमारे ब्रांड को रिकॉग्नाइज करें। तो ये पहली चीज, आपको ये गलती नहीं करनी है कि चलो अभी जेनरिक से काम चलाते हैं, साल 6 महीने पहले देख लेते हैं, अगर हमारे प्रोडक्ट जेनरिक में बिकने लगेंगे तो 1 साल बाद हम ट्रेडमार्क लेके अपना ब्रांड कन्वर्ट कर लेंगे या उसको ब्रांड में गेटेड कर देंगे या उस ब्रांड से लिस्टिंग कर लेंगे। ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। एक बार आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो गया तो फिर आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस पे आप गेटेड करा सकते हैं अपने ब्रांड को, उस पर कोई लिस्टिंग नहीं कर पाएगा, तो आपके लिए और बेहतर रहेगा। बात करते हैं सेकेंड की पॉइंट की। आपको हर एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे अवेलेबल रहना पड़ेगा, मींस आपके ब्रांड को, और साथ ही साथ आपके पास अपना खुद का एक ई कॉमर्स वेबसाइट या ऑनलाइन स्टोर फ्रंट रखना ही पड़ेगा। मतलब इंडिया में जितने चैनल्स हैं ई कॉमर्स मीडियम के लिए, आपको हर एक जगह पे अवेलेबल रहना पड़ेगा, क्योंकि सबका अपना कस्टमर बेस है, सबके पास अपने कुछ अलग टाइप के कस्टमर हैं। आपको सबको सर्व करना पड़ेगा, सबको टारगेट करना पड़ेगा। तो चाहे आपकी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट हो, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट आप बनाएंगे तो पहले जो डोमेन होता है उसकी अथॉरिटी बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है, गूगल पर रैंक करने में वेबसाइट को टाइम लगता है। उसके बाद आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट, ONDC कहीं पे भी चले जाएं, ये जितने ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं आपको सब पे लिस्टिंग करनी चाहिए, जिससे हर जगह से आपको ऑर्डर आए। ऑर्डर ना भी आए तो लोग आपके ब्रांड को देखें, कहीं ना कहीं तो आपका प्रोडक्ट सच में आएगा ही आएगा। लोगों की नजर आपकी ब्रांड पे पड़े, लोग आपके ब्रांड को देखें,
तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। बात करते हैं थर्ड की पॉइंट की। आपको हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट अपने प्रॉफिट का एड्स में रन करना पड़ेगा। आप अपनी वेबसाइट बना के रखे हैं तो आपको सोशल मीडिया पे एड रन करना पड़ेगा। आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो जैसे मार्केट प्लेसेस पे बेच रहे हैं तो आपको वहां भी थोड़ा बहुत ऐड में पैसे लगाने पड़ेंगे, लेकिन याद रखें एक कंट्रोल्ड मैनर में ऐड पे पैसे लगाए जाते हैं। सारे पैसे एड्स में नहीं लुटा देने होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एड्स आपको चलाने ही पड़ेंगे क्योंकि ये आपके ब्रांड अवेयरनेस को बहुत तेजी से बढ़ाता है। आपने इंडिया में देखा होगा बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, मल्टी बिलियन डॉलर ब्रांड है, करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, बट उनके भी एड्स लगातार आपको सोशल मीडिया पे दिख जाएंगे, यूट्यूब पे दिख जाएंगे, टीवी पे दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रांड अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज होती है। लगातार जब वो ब्रांड सामने आता रहता है तो लोग उसको भूलते नहीं हैं, लोगों के दिमाग में वो चीज घूमती रहती है। तो आपको भी कहीं ना कहीं बहुत लार्ज स्केल पे तो नहीं, आपको शुरुआती दौर में कुछ ना कुछ पैसे अपने प्रॉफिट के ऐड में इन्वेस्ट करने चाहिए, जिससे आपकी जो ब्रांड अवेयरनेस है वो तेजी से बढ़े। और याद रखिए इसमें आपका जो वेबसाइट है वो बहुत बड़ा रोल निभाता है। आप कहने को एक ब्रांड लेके चले आए, आप गूगल पे लोग आपकी ब्रांड को सर्च कर रहे हैं, आपकी अपनी खुद की एक वेबसाइट तक तो अवेलेबल नहीं है, तो आप कौन से ब्रांड हैं? तो लोगों को लगेगा कि बस ये ऐसे ही काम चलाऊं ब्रांड है जो मार्केट प्लेसेस पे सेल कर रहा है। तो कम से कम एक वेबसाइट अपनी जरूर होनी चाहिए कि जब भी कोई आपका ब्रांड गूगल पे लिखे, कहीं भी लिखे, किसी सोशल मीडिया या सर्च इंजन में लिखे, वहां पे आपकी वेबसाइट उसको दिखाई दे। एटलीस्ट उसको ये पता तो चले कि हाँ ये ब्रांड इंडिया में एग्जिस्ट करता है, ये इसका एड्रेस है, ये कस्टमर केयर का नंबर है, ये डायरेक्टर है, ये चेयरमैन है, ये प्रोडक्ट ये बेचते हैं, ये सब पता तो चले उसको। बात करते हैं फोर्थ की पॉइंट्स की। आपको मल्टीपल सब कैटेगरीज या कैटेगरीज को टारगेट करना चाहिए, किसी एक कैटेगरी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। देखिए ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे क्या है, तरह तरह के कस्टमर्स हैं, हर कैटेगरी की डिमांड कम ज्यादा होती रहती है। तो अगर आप एक कैटेगरी में बेचना चाहते हैं तो उनमें जितनी सब कैटेगरीज हैं उन सबको पिकअप कर लीजिए। अदरवाइज आप क्रॉस कैटेगरीज भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि एक ब्रांड जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके के प्रोडक्ट बेचता हो। आप इंडिया में देख लीजिए हजारों ब्रांड है, मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो इसीलिए अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज को टारगेट करेंगे तो अगर एक कैटेगरी में डिमांड कम भी होती है तो दूसरी कैटेगरी से वो चीजें पूरी होती चलेंगी, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। इसीलिए कोशिश करिए कि आप जिस कैटेगरी में आए, अगर आप एक कैटेगरी पे डिपेंड रहना चाहते हैं तो उस कैटेगरी के अंदर जितनी सब कैटेगरी उसकी बनती हैं उनको आप टारगेट कर लीजिए। और अगर आप क्रॉस कैटेगरीज या मल्टीपल कैटेगरीज में बेच रहे हैं तो और बेहतर रहेगा, आपके पास और एक्सप्लोर करने का ऑप्शन रहेगा, आपका ब्रांड ज्यादा लोगों तक जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट सिलेक्शन होंगे, जाहिर सी बात है उतने ज्यादा लोगों तक आपका ब्रांड पहुंचेगा और आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगी। बात करते हैं फिफ्थ की पॉइंट की, वैल्यू फॉर मनी। इंडिया का जो कस्टमर है वो अगर 200 रुपए का भी प्रोडक्ट खरीदता है तो ये देखता है कि जो 200 रुपए हमने दिए हैं क्या ये प्रोडक्ट उस लायक है, या 500 रुपए का प्रोडक्ट खरीदता है तो वो देखता है। अगर आपका प्रोडक्ट किसी कस्टमर ने 500 रुपए का खरीदा और वो प्रोडक्ट उसके यहाँ पे डिलीवर हुआ, उसको लगा कि यार उसको ठग लिया गया, ये प्रोडक्ट तो 200 रुपए तक का भी नहीं है, 200 रुपए के लायक भी नहीं है, तो एक तो वो प्रोडक्ट आपका रिटर्न आने वाला है, दूसरा वो आपको 1 स्टार रिव्यू देने वाला है, तीसरा वो आपको निगेटिव फीडबैक देने वाला है, चौथा वो आपके ब्रांड से कभी दोबारा परचेजिंग नहीं करेगा या करने से बचेगा। आपको कितने तरीके के लॉस हो गए, क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट ओवर प्राइस्ड है या वैल्यू फॉर मनी नहीं है। इसको कंट्रोल करें, आप कस्टमर को जो चीज डिलीवर कराएं कोशिश करें कि कस्टमर को ये लगे कि हाँ ये वैल्यू फॉर मनी है। और ये तभी हो सकता है या तब ज्यादा अच्छे से हो सकता है जब आप मैन्युफैक्चरर हैं। इसलिए मैं शुरुआत से आपसे कहता हुआ आया हूं कि ई कॉमर्स में ज्यादा दिन तक वही टिक पाता है जो उन चीजों को खुद बनाता हो। जाहिर सी बात है आप अपना ब्रांड लेके आ रहे हैं तो ओवर द ईयर्स आपको खुद वो चीजें मैन्युफैक्चर करनी चाहिए जिससे पूरा कंट्रोल आपके ऊपर, आपका जो पूरा कंट्रोल है वो आपके प्रोडक्ट पे हो। आप प्राइस को कम करें, ज्यादा करें, प्रोडक्ट्स को कंप्रेस करें, उसकी लेंथ विड्थ हाइट को रिड्यूस करें, कुछ भी करें, सब कुछ आपके ऊपर है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर होंगे तो ये चीजें आप और अच्छे से कर सकते हैं।
और अगर आप किसी दूसरे देश से प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो ये चीजें आपको कंट्रोल करनी पड़ेंगी, जिससे आपको काफी हद तक फायदा मिलने वाला है। और एक बात जो बोनस पॉइंट है वो ये है कि जितनी भी पैकेजिंग आप यूज कर रहे हैं, कोशिश करिए आप कस्टमाइज पैकेजिंग यूज करिए, अपना ब्रांड उस पर मेंशन करा लीजिए। जो टेप आप यूज कर रहे हैं, पॉली बैग यूज कर रहे हैं, बॉक्स यूज कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि लोग आपके ब्रांड को और जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाएंगे या याद रख पाएंगे। इससे बहुत फायदा होता है। एक प्लेन टेप को यूज करना या प्लेन बॉक्स को यूज करना आइटम को शिप करने लिए, उससे बेहतर है कि अगर थोड़ा ब्रांड पे अपने खर्च कर लेंगे और थोड़ा सा ब्रांडेड पैकेजिंग यूज करेंगे ना, तो आपका ब्रांड जल्दी ग्रो होगा। क्योंकि अगर एक बार आपने ब्रांड वैल्यू इंडिया के मार्केट में रिटेन कर ली, तो आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे ही इतने ऑर्डर रिसीव कर लेंगे कि उसको आप प्रोसेस कर नहीं पाएंगे, आपको टाइम लगेगा, आप ये मार्केट प्लेसेस को भूल जाएंगे। लेकिन ये तब होगा जब आपके पास अपना एक ब्रांड होगा, उसकी थोड़ी वैल्यू होगी, लोग आपके ब्रांड को जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।